हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। तो सबसे पहले ना मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी लोगों का कि मेरी वीडियोस को ना आप इतना प्यार देते हो। मैं रेगुलरली कमेंट्स पढ़ता हूँ, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग करते हो और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उन सबको पढ़ के और बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए कुछ और अच्छा करूँ और कुछ आपके लिए ऐसा लेके आऊँ जिससे आप लोगों को हेल्प मिले। तो बहुत बहुत थैंक यू है। ये प्यार आप अपना बनाए रखिएगा। मैं भी रेगुलर ट्राई करता रहता हूं कि कुछ ऐसा करूं आप लोगों के लिए जिससे आप सभी को हेल्प मिले। तो अगेन वेरी थैंक यू वेरी मच कि आप इतना प्यार मेरी वीडियोस को देते हो और अपना जो भी सपोर्ट है आप हमेशा बना के रखिएगा। तो आज की वीडियो में ना हम लोग समझेंगे और आगे चलेंगे हम इस सीरीज में और समझेंगे कि जेम पे आप किस तरीके से ऑर्डर ले सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने क्वाड्रेंट समझे, उसके बाद हमने कैटलॉग सब मैनेजमेंट किया कि किस तरीके से कैटलॉग मैनेजमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क करता है। सर्विस लिस्टिंग भी हमने करके देख ली। तो फर्स्ट सेकंड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है कि किस तरीके से आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ऑर्डर मिल सकता है, या फिर यह भी बोल सकता हूं कि जेम पे ऑर्डर लेने के कितने मोड है। तो मैं बायर साइड से देखूं तो जेम पे बायर दो तरीके से प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। एक तो टेंडर्स के थ्रू। देखिए, जैसे ही आप किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी कैटलॉग बनाते हो ना, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपको उस कैटेगरी के टेंडर दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो आप उन टेंडर में पार्टिसिपेट करोगे और अगर आप L1 आ गए, L1 मतलब लोवेस्ट वन, आपको वो टेंडर मिल गया तो आपको ऑर्डर भी मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन या फिर दूसरा मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट है डायरेक्ट परचेज। तो मेनली ना यही मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क करते हैं। डायरेक्ट परचेज क्या है कि बायर को एक फंक्शनैलिटी दी गई है कि वो 5 लाख तक की प्रोक्योरमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर से कर सकते हैं विदाउट कोई टेंडर निकाले, विदाउट कोई बिड निकाले। तो दो तरीके से प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर होती है, एक है टेंडरिंग के थ्रू और दूसरा है डायरेक्ट परचेज। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टेंडरिंग प्रोसेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर किस तरीके से वर्क करता है। हर एक टेंडर को हम आने वाली क्लासों में पार्टिसिपेट करके देखेंगे कि कौन सा टेंडर किस तरीके से पार्टिसिपेट किया जा सकता है। उससे पहले ना यह समझना जरूरी है कि हर टेंडर का क्या मतलब है। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि कितने टाइप के टेंडर अवेलेबल हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर। टाइप्स ऑफ टेंडर अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। टाइप्स ऑफ बिड बोल लो या फिर टाइप्स ऑफ टेंडर बोल लो, बिड और टेंडर दोनों ही सेम चीज है। तो समझेंगे कि कितने टाइप के बिड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है, किस बिड का क्या मतलब है, कौन सी बिड किस चीज के लिए की जा सकती है, कौन सी बिड किस चीज के लिए नहीं की जा सकती। आप आगे जाके टेंडर पार्टिसिपेशन करने जाओगे तो सबसे पहले यह पता होना बहुत जरूरी है कि किस टेंडर का क्या मतलब है, या फिर आपके प्रोडक्ट का टेंडर आपको कहां देखने को मिलेगा, या फिर कौन सा टाइप ऑफ टेंडर आपके लिए है और कौन सा टाइप ऑफ टेंडर आपके लिए नहीं है। तो ये समझेंगे कि कितने टाइप के टेंडर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है। और दूसरा ये भी समझेंगे साथ साथ कि किस तरीके से आप लोग अपने प्रोडक्ट के रेलिवेंट या फिर अपने सर्विसेज के रेलिवेंट टेंडर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर सर्च कर सकते हो, या फिर उन कैटेगरीज का क्या होता है जिन कैटेगरीज की, जिन प्रोडक्ट की कैटेगरीज जेम पे अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए कौन सा टेंडर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर निकलता है और वो किस तरीके से आप लोग सर्च कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और समझते हैं दोनों ही प्रोसेस कि कितने तरीके के टेंडर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है और उनको आप किस तरीके से सर्च कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैंने ना अभी लॉगिन नहीं किया अपनी प्रोफाइल में, क्योंकि लॉगिन करने के बाद ना सॉफ्टवेयर आपको उन्हीं कैटेगरीज के टेंडर दिखाता है जिन कैटेगरीज का कैटलॉगिंग आपने अपनी प्रोफाइल में कर रखा होता है। लॉग आउट करके आप मार्केट में जितने भी टेंडर्स हैं सबका स्टेटस चेक कर सकते हो, कितने टेंडर निकले हैं, कौन सी किस कैटेगरी में निकले। तो लॉग आउट करने के बाद ना यहाँ पे ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आता है। तो जब जब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आप ओपन करते हो, यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऊपर बिड्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप कर्सर लेके जाओगे और लिस्ट ऑफ बिड्स पे क्लिक करोगे। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जितने भी टेंडर हैं वो आपको दिखाना स्टार्ट कर देता है। लेफ्ट हैंड साइड में ना यहाँ पे आपको फिल्टर्स दिए गए हैं और यहाँ पे नीचे बिड टाइप भी आपको बताया गया है। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं कि जेम पे कितने तरीके के टेंडर्स अवेलेबल है। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है प्रोडक्ट बिड। प्रोडक्ट बिड से हमें क्या समझ में आता है कि जिन प्रोडक्ट्स की कैटेगरी जेम पे बनी हुई है
उन कैटेगरीज में अगर कोई टेंडर निकलता है ना, तो उसे प्रोडक्ट बिड बोला जाता है। जिन प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज जेम पे बनी हुई है, उन कैटेगरीज में अगर कोई टेंडर निकलेगा तो उसे प्रोडक्ट बिड बोला जाता है। उसके बाद है यहाँ पे सर्विस बिड। सेम उसी तरीके से जिन सर्विसेज की कैटेगरीज जेम पे बनी हुई हैं, उन सर्विस कैटेगरीज में अगर कोई टेंडर निकलता है तो उसे सर्विस बिड बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है बिड टू आरए का। तो जेम पे ना दो तरीके की बिडिंग होती है। दो तरीके की बिडिंग मतलब दो तरीके के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होते हैं। जेम पे भी होते हैं, वैसे भी अगर आप ई प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट्स पे देखोगे या नॉर्मली भी ये टेंडरिंग प्रोसेस फॉलो होते हैं। तो होता क्या है कि ये जो बिड है, बिड का मतलब टेंडर और बिड दोनों सेम चीज है। आरए मतलब रिवर्स ऑप्शन। तो एक टेंडर किस तरीके से निकलता है वो समझते हैं। अगर बायर को कुछ खरीदारी करनी है या फिर जो उसे टेंडर निकालना है, तो वो किस तरीके से उस टेंडर को प्रिपेयर करता है। देखिए, जब भी बायर को कोई टेंडर निकालना होता है ना, या फिर जिस भी प्रोडक्ट का टेंडर निकालना होता है, तो सबसे पहले बायर क्या करता है, जो भी उसको रिक्वायरमेंट है उसका एक स्पेसिफिकेशन बनाता है, स्पेसिफिकेशन इंडेंट बनाता है, जो भी उसे रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कि उसे एक टेबल की रिक्वायरमेंट है, तो बायर क्या करेगा, टेबल की जो डायमेंशंस है, उसकी स्पेसिफिकेशन है, किस तरीके का मटेरियल उसे चाहिए, एक स्पेसिफिकेशन बनाएगा। मान लीजिए उसे व्हाइट कलर की टेबल चाहिए, ठीक वुड में चाहिए, 8x3 की उसे टेबल चाहिए, ड्रॉर होने चाहिए, जो भी स्पेसिफिकेशन उसे रिक्वायर्ड है, वो एक स्पेसिफिकेशन इंडेंट बनाता है। उसके बाद उस टेंडर में बायर प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लगाता है कि जो भी इस टेंडर में पार्टिसिपेट करेगा, उसके पास आईएसओ सर्टिफिकेट होना चाहिए, इतने करोड़ की टर्नओवर होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब जो भी प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो लगाना चाहता है, वो उस टेंडर में प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लगाता है और उस टेंडर को फ्लोट कर देता है, लाइव कर देता है। आप एज अ बिडर जब उस टेंडर में पार्टिसिपेट करते हो, तो आप क्या चेक करते हो कि बायर ने प्रोडक्ट क्या मांगा है। जो भी प्रोडक्ट बायर ने मांगा है, जिस भी स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट बायर ने मांगा है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट उसे देते हो। उसके बाद देखते हो कि उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड करें। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे सबमिट करते हो और अपना अपना प्राइस डाल के आप वहां पे उस टेंडर को सबमिट कर देते हो। तो जैसे अज्यूम कर लेते हैं कि एक ऐसा ही टेंडर हुआ जिसमें 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अपने टेक्निकल ऑफरिंग दी, अपने प्राइस डाले और उस टेंडर को सबमिट कर दिया। अब जब टेंडर आप पार्टिसिपेट कर देते हो, उसके बाद बायर क्या करता है, उस टेंडर को इवैल्यूएट करता है। टेंडर इवैल्यूएशन होती है। टेंडर इवैल्यूएशन दो पार्टों में होती है। पहले होता है टेक्निकल इवैल्यूएशन और फिर होता है फिनेंशियल इवैल्यूएशन। तो टेक्निकल इवैल्यूएशन में बायर क्या चेक करता है कि जो मैंने प्रोडक्ट मांगा था, जिस स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट मैंने मांगा था, वो सेलर्स ने दिया है कि नहीं दिया, या फिर जो मैंने डॉक्यूमेंट्स सेलर से डिमांड करे थे वो सेलर्स ने दिए हैं कि नहीं दिए। तो बायर इवैल्यूएशन करता है। टेक्निकल इवैल्यूएशन में ये चेक करता है कि जो मेरे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट था या फिर जो भी स्पेसिफिकेशन थी, वो दी है कि नहीं दी, या फिर जो डॉक्यूमेंट मांगा था वो दिया है कि नहीं दिया। तो ऐसे ही मान लीजिए कि बायर ने इवैल्यूएट किया, जिस टेंडर में 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो 10 में से बायर ने पाया कि 5 लोगों ने सही दिया है और 5 लोगों ने सही नहीं दिया। किसी ने कोई प्रोडक्ट सही नहीं दिया, किसी ने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया। तो बायर ने क्या पाया कि टेक्निकल इवैल्यूएशन में 5 लोग तो क्वालिफाई कर रहे हैं आगे स्टेज के लिए, और 5 लोगों ने क्योंकि नहीं दिया, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया या फिर कुछ भी उनका शॉर्टफॉल हो सकता है, तो वो टेक्निकली क्वालिफाई नहीं होते, वो टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो टेक्निकल इवैल्यूएशन में बायर चेक करता है। अब ऐसे ही टेंडर हुआ, 10 लोगों ने पार्टिसिपेट करे, 5 लोग क्वालिफाई कर गए फाइनेंशियल बिड के लिए और 5 लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। अब जो फाइनेंशियली बिड के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, उनका रेट ओपन होता है। सबके रेट ओपन होते हैं, सबके प्राइजेस चेक होते हैं। किसी ने 10,000 डाला था, किसी ने 11, किसी ने 12, किसी ने 13। तो जिसका भी सबसे कम प्राइस होता है, देखिए प्राइस सबके ओपन होते हैं, जिसका भी सबसे कम प्राइस होता है उसे बोला जाता है लोएस्ट वन। L1, L2, L3, L4, L5 रैंकिंग सबकी आ जाती है। जिसका भी प्राइस सबसे लोवेस्ट वन होता है ना, उसको वो टेंडर मिल जाता है। L2, L3 वाले को कितना भी रियलाइज हो कि मैं तो इससे भी कम में दे सकता था, बट अब कोई आपके पास मौका नहीं है, टेंडर फाइनल हो चुका है, जो L1 आया है उसी को मिलेगा। फिर दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे रिवर्स ऑप्शन। आरए मतलब रिवर्स ऑप्शन। रिवर्स ऑप्शन में क्या होता है ना कि आपको कहीं पे भी
प्राइजेस नहीं देने होते, बायर आपसे पहले खाली टेक्निकल सूटेबिलिटी मांगता है। तो रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है कि आपको कहीं पे भी प्राइजेस नहीं देने होते, खाली टेक्निकल सूटेबिलिटी देनी होती है। बायर आपसे पहले खाली टेक्निकल सूटेबिलिटी मांगता है। तो ऐसे ही एक रिवर्स ऑक्शन हुआ जिसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया दोबारा से, और सबने अपनी टेक्निकल सूटेबिलिटी ऑफर कर दी। मतलब जो प्रोडक्ट मांगा है प्रोडक्ट दे दिया, जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं डॉक्यूमेंट दे दिए, कहीं पे भी प्राइजेस नहीं देने होते। अब फिर बायर उसे इवेलुएट करता है, इवेलुएट करने के बाद बायर चेक करता है कि इस बार उस बायर ने पाया कि 6 लोगों ने सही दिया, 4 लोगों ने नहीं दिया। तो जो 4 लोगों ने सही नहीं दिया वो हो जाते हैं अगेन डिस्क्वालिफाइड, और जिन्होंने 6 दिया है, सही दिया है जिन 6 लोगों ने, वो नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज रिवर्स ऑक्शन में क्या होती है कि रिवर्स ऑक्शन में ना एक ओपन कंपटीशन क्रिएट होता है सबके बीच में। रिवर्स ऑक्शन एक ओपन बिडिंग, एक रिवर्स ऑक्शन क्रिएट होता है जहां पे ना L1 वाला प्राइस या फिर रेफरेंस प्राइस सबको दिखता है कि सबसे लोएस्ट प्राइस कितना है। मान लीजिए कि सबसे लोअर प्राइस 1 लाख रुपए है। तो जितने भी क्वालिफाइड बिडर्स होते हैं ना उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपना काउंटर ऑफर सबमिट कर सकते हैं। रिवर्स ऑक्शन का एक टाइम पीरियड होता है कि परसों 10 बजे रिवर्स ऑक्शन खत्म होना है। तो परसों 10 बजे तक जितने भी क्वालिफाइड बिडर्स हैं सबके पास ऑप्शन होता है कि वो अपना काउंटर ऑफर सबमिट कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि मैं 1 लाख से कम में दे सकता हूँ, 99,000 में दे सकता हूँ, तो वो 99,000 डाल देगा। फिर किसी दूसरे को रियलाइज होता है या लगता है कि मैं 97 में दे सकता हूँ, तो वो 97 डाल देगा। तो ऐसे ही ओपन कंपटीशन चलता है, सब अपने काउंटर ऑफर सबमिट करते हैं। परसों 10 बजे जिसका भी प्राइस वहां पे रहता है ना उसे वो रिवर्स ऑप्शन मिल जाता है। नॉर्मल टेंडर के केस में क्या होता है, नॉर्मल टेंडर के केस में आपको काउंटर ऑफर डालने का ऑप्शन नहीं मिलता। एक बार आप L1 आ गए तो उसी को ऑर्डर मिलेगा, अदरवाइज L2 L3 के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बट इन केस ऑफ रिवर्स ऑप्शन जितने भी क्वालिफाइड बिडर्स होते हैं सबके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने काउंटर ऑफर सबमिट कर सकते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना ये तो नॉर्मल आरए नहीं है, ये है बिड टू आरए। नॉर्मल आरए होना ना जेम पे बंद हो गया। मतलब बिड टू आरए का मतलब क्या है कि पहले टेंडर होगा फिर रिवर्स ऑक्शन में जाएगा। मतलब टेक्निकल होगा, फाइनेंशियल होगा, फाइनेंशियल होने के बाद रिवर्स ऑक्शन में जाएगा। तो ये बिट टू आरए किस तरीके से वर्क करता है, इसमें क्या होता है टेंडर होने के बाद रिवर्स ऑक्शन में जाता है। मतलब पहले टेक्निकली बायर इवेलुएट करेगा, फिर फाइनेंशियली इवेलुएट करेगा। अब बिट टू आरए के दो रूल होते हैं। एक होता है अलाउ लोएस्ट 50% बिडर्स टू पार्टिसिपेट इन द रिवर्स ऑप्शन। मतलब अगर फाइनेंशियली 8 लोग क्वालिफाइड हैं तो जो लोएस्ट 50 होंगे, मतलब ऊपर के जो 4 होंगे ना उन्हीं को इनविटेशन आएगा रिवर्स ऑप्शन का, नीचे के 4 को नहीं आएगा। अगर 10 लोग 10 बिडर क्वालिफाइड हैं रिवर्स ऑप्शन में, तो जो लोएस्ट 50 होंगे मतलब ऊपर के जो 5 होंगे उनको ऑप्शन आएगा रिवर्स ऑप्शन का, उनको इनविटेशन आएगा, बाकी के 5 को नहीं आएगा। 6 है तो 3, 8 है तो 4, 10 है तो 5, मतलब जो लोएस्ट 50 होंगे उन्हीं को इनविटेशन आएगा। एक रूल होता है हाईएस्ट वन एलिमिनेशन। हाईएस्ट वन एलिमिनेशन में क्या होता है कि जिसका भी प्राइस सबसे ज्यादा होगा फाइनेंशियल बिड में, जिसका भी प्राइस सबसे ज्यादा होगा उसको एलिमिनेट कर देता है सॉफ्टवेयर। उसको इनविटेशन नहीं आएगा रिवर्स ऑप्शन का, बाकी सबको आएगा। अगर 8 लोग क्वालिफाइड हैं फाइनेंशियल बिड में तो जो L8 होगा उसको इनविटेशन नहीं आएगा, बाकी सबको आएगा। अगर 5 लोग हैं तो L5 जो है उसको नहीं आएगा, बाकी सबको आएगा। उसके बाद है यहाँ पे प्रोडक्ट कस्टम बिड। प्रोडक्ट कस्टम बिड का क्या मतलब है, देखिए जेम एक कैटेगरी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, कैटलॉग बेस्ड प्लेटफॉर्म है। जिन प्रोडक्ट की कैटेगरी जेम पे अवेलेबल है तो उसमें तो बायर कैटेगरी बेस्ड बिडिंग करता है। बट जिन प्रोडक्ट की कैटेगरीज जेम पे अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए बायर को ऑप्शन दिया गया है कि जब तक आपके कैटेगरीज की नहीं, आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरीज नहीं बन जाती तब तक आप कस्टम बिड कर सकते हो। तो कस्टम बिड उन चीजों के लिए होती हैं जिन प्रोडक्ट की कैटेगरी जेम पे एग्जिस्ट नहीं करती। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि इस सेक्शन में आपको वो टेंडर देखने को मिलेंगे जिनकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है। नॉर्मल जो एक कैटेगरी बेस्ड टेंडर होता है ना वो 10 डेज के लिए होता है, और कस्टम बिड मिनिमम 21 डेज के लिए होती है। मैक्सिमम वो बायर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने दिन के लिए निकाल रहा है, बट 21 डेज के लिए नॉर्मली कस्टम बिड निकलती है। क्योंकि जब कैटेगरी में टेंडर निकलता है ना तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जितने भी रजिस्टर्ड बिडर्स हैं उनको इनविटेशन भेज देता है कि आपकी कैटेगरी से रिलेटेड टेंडर निकला है, आप आके पार्टिसिपेट करिए। बट इन केस ऑफ कस्टम बिड क्योंकि कोई भी कैटेगरी अवेलेबल नहीं है तो जेम की ये गाइडलाइंस है कि बायर को उसे मिनिमम 21 डेज के लिए फ्लोट करना है।
ताकि उसमें कोई भी लैक ऑफ कंपटीशन क्रिएट ना हो। फिर उसके बाद है हमारी बीओक्यू बिड। बीओक्यू का फुल फॉर्म है बिल ऑफ क्वांटिटी। बीओक्यू बिड भी उन्हीं चीजों के लिए होती है जिनकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है, बट ये बल्क प्रिक्योरमेंट के लिए होती है। मतलब कोई एक प्रोडक्ट अगर जेम पे नहीं है तो उसके लिए कस्टम बिड होगी। 5 या 5 से ज्यादा प्रोडक्ट ऐसे हैं जो जेम पे नहीं है, तो उसको प्रिक्योर करने के लिए बायर बीओक्यू बिड करता है। बीओक्यू बिड भी मिनिमम 21 डेज के लिए होती है। क्लियर हो गया सबको? किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज बता दीजिए। ठीक है। तो दो टाइप की बिडिंग और होती है। एक होता है बंच बिड, यहाँ पे मेंशन नहीं है। बंच बिड का क्या मतलब होता है? एक होता है प्रोडक्ट बंच बिड और एक होता है सर्विस बंच बिड। तो प्रोडक्ट बंच बिड का ये मतलब है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट की अगर रिक्वायरमेंट निकलती है तो उसे प्रोडक्ट बंच बिड बोला जाता है। जैसे एक बायर है जिसे डेस्कटॉप, लैपटॉप और अलमीरा एक ही टेंडर में लेना है, मतलब एक से ज्यादा आइटम एक ही टेंडर में बायर ने डिमांड करे, तो वो प्रोडक्ट बंच बिड है। और वो तीनों ही आइटम अगर बायर ने अलग अलग टेंडर में डिमांड करे तो वो नॉर्मली कैटेगरी बेस्ड बिडिंग है। बट एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसे बंच बिड बोला जाता है। सेम उसी तरीके से कि एक से ज्यादा सर्विसेज की अगर बायर को रिक्वायरमेंट है तो उसे सर्विस बंच बिड बोला जाता है। एक हमारा टाइप ऑफ बिडिंग होता है पीएसी बिड। पीएसी की फुल फॉर्म है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। देखिए, व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट, किसी को भी ना ब्रांड प्रेफरेंस नहीं है, किसी को भी सेलर प्रेफरेंस नहीं है। तो 99% जब आप टेंडर पार्टिसिपेट करते हो ना, तो किसी भी टेंडर में या फिर कहीं पे भी टेंडर में ये नहीं लिखा होता कि हमें इस ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए या फिर इस सेलर से चाहिए। आपको वहां पे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। अगर वो स्पेसिफिकेशन आपका प्रोडक्ट मैच कर रहा है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, नहीं मैच कर रहा तो आप नहीं कर सकते। बट पीएससी की फुल फॉर्म है, पीएससी एक पीएससी की फुल फॉर्म है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। पीएससी बिड होता क्या है कि बायर एक पर्टिकुलरली एक ब्रांड और एक मॉडल नंबर के लिए उसे रिजर्व कर देता है। तो पीएससी बिड में ना मेंशन होता है कि हमें इस ब्रांड का ये मॉडल नंबर ही प्रोडक्ट चाहिए। तो उसमें जिसके पास वो मॉडल नंबर और प्रोडक्ट नेम होगा वही उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल ले लूं कि नॉर्मली अगर कोई एयर कंडीशनर का टेंडर निकल रहा है, तो वहां पे नॉर्मल टेंडर में क्या होता है कि वहां पे स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी कि 1.5 टन कूलिंग कैपेसिटी चाहिए और 5 स्टार रेटिंग चाहिए और कॉपर होना चाहिए कॉइल। और जो भी स्पेसिफिकेशन बायर को रिक्वायर्ड है नॉर्मल टेंडर में आपको वो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी। अगर आपका एयर कंडीशनर जो आपके पास है अगर वो उस स्पेसिफिकेशन को फुलफिल कर रहा है तो आप उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट पीएससी टेंडर में क्या होता है, पीएससी टेंडर में डिफाइन होता है कि हमें डाइकिन का एक्स मॉडल चाहिए। तो अगर आपके पास डाइकिन का एक्स मॉडल है तो आप उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब टेंडर सर्च किस तरीके से आप कर सकते हो? टेंडर सर्च करने के दो तरीके होते हैं। एक तो अगर आपके पास कोई टेंडर नंबर है तो सिंपली आप इस सर्च इंजन में डाल के सर्च करके टेंडर सर्च कर सकते हो। तो ये आपके सामने टेंडर ओपन हो जाता है। ये जो ब्लू कलर का यहाँ पे दिख रहा है आपको टेंडर नंबर, इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो टेंडर डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड हो जाता है। टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गया। अब जैसे बिट टू आर ए का हम लोग समझ रहे थे, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है बिट टू आर ए इनेबल्ड यस है। तो ये टेंडर बिड होने के बाद रिवर्स ऑक्शन में जाएगा। कौन सा रूल एप्लीकेबल है? तो ये है 50% लोवेस्ट प्राइस टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स वाला जो रूल है वो इस पे एप्लीकेबल है। तो एक तो अगर आपके पास टेंडर नंबर है तो डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो। अगर आपके पास टेंडर नंबर नहीं है, आप कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट का नाम से आप टेंडर सर्च करना चाहते हो, तो जिस भी प्रोडक्ट का आप टेंडर सर्च करना चाहते हो यहाँ पे आप नेम डालोगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है कि मुझे एयर कंडीशनर के टेंडर देखने हैं, तो मैंने एयर कंडीशनर डाला और इसे सर्च किया। तो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, मुझे जिस भी टेंडर में एयर कंडीशनर वर्ड होगा वो टेंडर मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टेंडर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे एडवांस सर्च का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एडवांस सर्च का ऑप्शन ना आपको लॉग आउट करके ही मिलेगा, लॉग इन करने के बाद आपको एडवांस सर्च का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। लॉग आउट करके आपको एडवांस सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है। एडवांस सर्च पे आप क्लिक करोगे। एडवांस सर्च पे क्लिक करने के बाद ना ये कुछ
फिल्टर्स आपको जेम की तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं, इनका यूज आप कर सकते हो टेंडर सर्च करने में। तो सबसे पहले है यहाँ पे कैटेगरी वाइज। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में देखना है कि नेक्स्ट 10 डेज में कितने टेंडर हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टेलीविजन कैटेगरी सेलेक्ट किया। टेलीविजन कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद मुझे नेक्स्ट 10 डेज के टेंडर देखने, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट 10 डेज का जो फिल्टर है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, मुझे इस कैटेगरी के जो भी टेंडर होंगे वो दिखाना स्टार्ट कर देगा। इस कैटेगरी में कोई टेंडर नहीं है। दूसरी कैटेगरी अगर मैं उठाऊं, जैसे मुझे लैपटॉप के टेंडर देखने हैं, तो मैंने यहाँ पे फिल्टर डाला और सर्च कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लैपटॉप के टेंडर सॉफ्टवेयर मुझे नेक्स्ट 10 डेज के दिखा रहा है। उसके बाद है यहाँ पे सर्च बाय मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन। सर्च बाय मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के टेंडर सर्च करने हैं, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के टेंडर देखने हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट का सर्च क्राइटेरिया डालोगे और आप इसे सर्च कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे कंसाइनी लोकेशन। आपको एक पर्टिकुलर सिटी के टेंडर देखने हैं, जैसे मुझे साउथ दिल्ली के टेंडर देखने, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग दिल्ली सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद साउथ दिल्ली सेलेक्ट करूंगा। और साउथ दिल्ली के मुझे नेक्स्ट 3 डेज के टेंडर देखने हैं, तो मैं यहाँ पे सर्च क्राइटेरिया डाल के डेट डाल के यहाँ पे सर्च कर लूंगा। तो ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, मुझे साउथ दिल्ली के टेंडर्स दिखा रहा है। अब इसमें ना आप ये नहीं कर सकते कि साउथ दिल्ली में लैपटॉप के टेंडर कितने हैं। तो जब आप साउथ दिल्ली सेलेक्ट करोगे ना, तो सॉफ्टवेयर आपको सारे ही कैटेगरीज के टेंडर दिखाएगा, लैपटॉप, डेस्कटॉप, फर्नीचर, मैन पावर, जिस भी कैटेगरी के टेंडर है सारे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे फिल्टर नहीं लगा सकते कि साउथ दिल्ली में इस प्रोडक्ट का टेंडर चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे सर्च बाय बीओक्यू टाइटल। सर्च बाय बीओक्यू टाइटल का मतलब क्या है, देखिए पहले जितने भी बीओक्यू टेंडर निकलते थे ना, सबके ऊपर बीओक्यू बीओक्यू लिखा हुआ आता था। सेलर को तब तक नहीं पता चलता था कि वो किस चीज का टेंडर है, जब तक वो उसको डाउनलोड करके अंदर जाके ना देख ले कि ये किस चीज का टेंडर है, तब तक सेलर को नहीं पता लगता था। तो ये ऑप्शन बायर को दिया गया कि जब आप टेंडर निकाल रहे हो तो आप एक टाइटल दे सकते हो, ताकि सेलर को पता लग जाए कि वो टेंडर किस चीज का है। तो अगर बायर ने कोई टाइटल दिया है उस बीओक्यू टेंडर का, तो आप बाहर से ही उसे देख के पता लगा सकते हो कि उसका किस चीज का वो टेंडर है। तो अगर कोई टाइटल दिया है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे, जैसे अगर मैं लैपटॉप सर्च करूँ कि लैपटॉप बीओक्यू में कहीं निकला है, तो मैंने लैपटॉप वर्ड सर्च किया और यहाँ पे डेट रेंज डाली और अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ कि कितने टेंडर आप अवेलेबल है। तो जैसे ये टेंडर सॉफ्ट। तो कुछ इस तरीके से आप लोग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर टेंडर सर्च कर सकते हो। और जैसा कि हमने समझा कि कितने टाइप के टेंडर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है, तो आपको भी अब एक नॉलेज हो गया होगा कि कौन सा टेंडर आपके लिए एप्लीकेबल है और कौन सा टेंडर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टिसिपेट करके देखेंगे कि प्रोडक्ट बेस्ड टेंडर मतलब कैटेगरी बेस्ड टेंडर किस तरीके से आप पार्टिसिपेट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर सकते हो। और साथ ही साथ समझेंगे कि जो बायर डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं या फिर किसी भी टेंडर में डिमांड करते हैं, तो वो किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, हर एक डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, कौन से ऑप्शन के अगेंस्ट में कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना होता है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब बिड पार्टिसिपेट करके देखेंगे तो वो सारी ही चीजें समझेंगे। किसी चीज का डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो ईमेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स करने का। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मुझे